कार्य कर चुके हैं जजेज के रूप में, उन न्यायालयों में या उनके अधीन न्यायालयों में उन्हें वकालत न करें अवकाश के बाद, रिटायरमेंट के बाद। जैसे मान लीजिए कोई जज साहब हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, तो फिर हाई कोर्ट में उनको वकालत पर रोका जाए और उसके जो नीचे के अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जब रिटायर होने के बाद जज साहब को, न्यायाधीश महोदय को, जिसमें वो कार्य कर चुके हैं उस स्तर के कोर्ट में या उनके अधीन कोर्ट में, न्यायालयों में उन्हें, मतलब मान लीजिए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का कोई जज साहब रहे तो फिर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस न करें और फिर उनके अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस न करें, ऐसे वकालत पे निषेध लगाया जाए। अगला यह है कि उनको जो है पद की सुरक्षा दिया जाए। ये नहीं कि जब चाहा आपने हटाया, जब कभी तोड़ा आपने, कभी जोड़ा आपने, ऐसी व्यवस्था न हो। और इसी नाते भारत के संविधान में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने हमारे उच्च पद हैं वहां न्यायपालिका के, वहां हटाने की जो व्यवस्था है वो बहुत कठिन है, महाभियोग है, जो इतना आसान नहीं है। तो उनके हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और कठिन होनी चाहिए, उनके पद की सुरक्षा होनी चाहिए। हटाया जा सके, ठीक है, बहुत बड़ा आरोप है तो हटाया जा सकता है, लेकिन उसका ऐसा ना हो कि रोज जब मन में आया, सरकार चेंज हुई, ये आए वो आए, हटा दिए। तो उनके पद की सुरक्षा होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथकता, कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथकता, इन्हें अलग किया जाना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग अलग करना चाहिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का ये रूप भी है, हमारे संविधान का में भी ये व्यवस्था है कि कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से अलग किया जाए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग हों। हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 ये कहता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए, तो अलग अलग होना चाहिए, जिससे अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप ना करें। अब दो चीजें आजकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुई हैं, एक न्यायिक पुनर्विलोकन और दूसरा न्यायिक सक्रियता। इस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? आज न्यायपालिका के दो तरह की विशेष रूप से चर्चाएं हो रही हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता। इस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका की वो शक्ति है जिसके आधार पर न्यायपालिका व्यवस्थापिका कोई कानून बनाए या कार्यपालिका कोई कानून लागू करे। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके आधार पर यदि उसे लगता है कि संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर दे। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। एक बार मैं और दोहराऊंगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके आधार पर न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए किसी कानून या कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए किसी कानून, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। न्यायपालिका के इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमारे यहां न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर बड़ा भ्रम पैदा होता है विद्यार्थियों में। लगता किसको है? न्यायपालिका को। ध्यान रखिएगा, हमको नहीं लगना है, व्यवस्थापिका को नहीं लगना है, कार्यपालिका को नहीं लगना है, न्यायपालिका को लगना है। यह संविधान के विरुद्ध है। 1803 में अमेरिका में केस आया था, मारबरी बनाम मेडिसन केस, मारबरी बनाम मेडिसन केस। इसमें जज मार्शल थे। कौन जज थे? जज मार्शल साहब। उन्होंने कहा कि संविधान वो है जो हम कहते हैं, यानी न्यायपालिका जो कहेगी वही संविधान है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संविधान के विरुद्ध है, व्यवस्थापिका कोई कानून बना रही है, कार्यपालिका कोई कानून लागू कर रही है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। और न्यायपालिका के इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाएगा। वहीं से इसकी शुरुआत ठीक ढंग से हुई।
भारतवर्ष में भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, लेकिन उस रूप में नहीं है जैसे अमेरिका में है, क्योंकि भारत का संविधान संसदीय शासन अमेरिका से लिया गया, सॉरी ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन ने, डी लोम ने एक बड़ा अच्छा कहा है कि ब्रिटिश संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला करने के अलावा कुछ भी कर सकती है। डी लोम ने कहा है कि ब्रिटिश संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला करने के अलावा कुछ भी कर सकती है। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया, तो हमारे यहाँ संसदीय शासन की बहुत बड़ी विशेषता होती है। ब्रिटेन की विशेषता है कि संसद की सर्वोच्चता, तो हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से लिया गया, और न्यायालय की सर्वोच्चता यानी संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया। दोनों को हमारे यहां समन्वय स्थापित किया गया, संसद की सर्वोच्चता और न्यायालय की सर्वोच्चता। संसद भी सर्वोच्च, संविधान भी सर्वोच्च। तो हमारे यहां कुछ रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन भी है और कुछ रूप में संसद की सर्वोच्चता भी है। दोनों को हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बढ़िया समन्वय स्थापित किया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि न्यायपालिका के वह कानून जो व्यवस्थापिका के वो कानून जो न्यायपालिका को लगता हो कि संविधान के विरुद्ध है उसे रद्द कर दे, या कार्यपालिका के वो लागू किए गए कानून जिसे न्यायपालिका को लगता है संविधान के विरुद्ध है उसे रद्द कर दे, उसी को हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहेंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन कि अच्छा है बुरा है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इस पर चर्चा होता है कि भाई अच्छा है बुरा है। पहले अच्छा है, इसकी चर्चा हो जाए। कहते हैं कि ये सीमित सरकार शासन की कल्पना को साकार करता है। सीमित शासन की कल्पना को साकार करता है। सीमित शासन की कल्पना को साकार करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हुआ कि जो सरकार के दो अंग हैं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यानी संविधान के अनुसार सबको चलना है। यदि संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन का पहला आशय है कि वो सीमित सरकार की, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है आपको, संविधान के अनुसार चलना है, तो सीमित सरकार की कल्पना को वो साकार करता है। दूसरा संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। जहां संघीय शासन है, मैंने संघीय शासन पे एक वीडियो पढ़ाया है कि संघीय शासन में समझौता होता है केंद्र और राज्यों के बीच, और बिना दोनों की इच्छा से कोई संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो यदि मान लीजिए कोई एक शक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रही है तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है। इस नाते संघीय शासन के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका सर्वोच्च हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा, नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा। जो नागरिकों को मौलिक अधिकार या नागरिक अधिकार मिले हुए हैं उनकी रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका को ऐसा कोई पावर हो, ऐसी कोई शक्ति हो कि जो उनका उल्लंघन करेगा उसे दंड देंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है कि जो भी न्यायपालिका उस सब के अधिकारों की रक्षा करेगी जो नागरिकों को संविधान ने दिया है, कोई उनकी स्वतंत्रता को, नागरिक अधिकारों को यदि उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका रद्द करेगी। संविधान को गतिशील बनाना, संविधान को गतिशीलता देना। अमेरिका में संविधान कठोर है, वहां परिवर्तन इतना आसान नहीं है। मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। संघीय शासन में वहां संविधान में परिवर्तन करने के लिए 2/3 वहां की संसद, जिसे हम कांग्रेस करते हैं, और 3/4 राज्यों का समर्थन चाहिए, जो बहुत कठिन होता है। ऐसे में न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से संविधान को गति दिया जाता है और अपनी परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार न्यायपालिका संविधान को ढाल लेती है, बदलती रहती है। बदले हुए समय के साथ संविधान अपने आप को बदल लेता है, गति देता है। तो ये इनका पक्ष रहा। अब हम अगला चलेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना। तो पहली आलोचना है कि लोकमत के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध, क्योंकि जनता व्यवस्थापिका कार्यपालिका को चुन के भेजती है, न्यायपालिका उनके कानूनों को, बनाए हुए कानूनों को रद्द करती है। ये लोकमत के विरुद्ध है या लोकतंत्र के विरुद्ध है? लोकमत के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक जनता है और जनता
अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है और ये न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से न्यायपालिका जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों कानूनों को रद्द करती है, बनाए हुए कानूनों को रद्द करती है, जो ठीक नहीं है। तो एक बहुत बड़ी ये आलोचना है। दूसरा आलोचना है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उपेक्षा, मतलब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अवहेलना, उपेक्षा कह सकते हैं, अवहेलना कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मतलब होता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। तो भैया जब अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं तो इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के नाते जब सब अपने अपने स्वतंत्र हैं तो न्यायपालिका कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के रास्ते में क्यों टांग अड़ा रही है? ये बहुत बड़ी आलोचना होती है कि जब न्यायपालिका क्यों जा रही है कार्यपालिका के कानूनों को, बनाए हुए कानूनों को रद्द करने, या व्यवस्थापिका के बनाए हुए कानूनों को रद्द करने, क्यों ऐसा कर रही है? ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जब सबकी शक्तियां अलग अलग हैं तो व्यवस्थापिका के कार्य में टांग अड़ाने का काम, कार्यपालिका के कार्य में टांग अड़ाने का काम न्यायपालिका क्यों कर रही है? ये बहुत बड़ा माना जाता है। प्रगतिशीलता में बाधक, ये मानते हैं कि यह प्रगतिशीलता में बाधक है, क्योंकि जब भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका कोई कानून बनाएंगे तो न्यायपालिका उन्हें रद्द कर देगी। व्यवस्थापिका कार्यपालिका जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके बीच से आते हैं, इस नाते वो हमेशा जनभावनाओं का ध्यान रखते हैं और न्यायपालिका उनकी भावनाओं का आदर नहीं करता है, क्योंकि जब वो अपने देश और जनता की मांग के अनुसार कानून लाते हैं और न्यायपालिका इसका ध्यान नहीं देती है। इस नाते न्यायपालिका उनके प्रगति में, राष्ट्र की प्रगति में, जनता की भावनाओं के साथ जो बदलाव है उसमें बहुत बड़ी बाधा का काम करती है, उसमें बहुत बड़ी बाधक होती है। तो अगला है निर्णयों में एकरूपता का अभाव। निर्णयों में एकरूपता का अभाव। ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी न्यायपालिका अपने खुद के निर्णय पे एकमत नहीं है। आज कुछ कल कुछ हमारे देश में भी देखें तो कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कभी कहा कि राज्य के नीति तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अब ये बात, कभी कहा कि संविधान में संशोधन पूर्णता करने का अधिकार व्यवस्थापिका को है, कभी कहा नहीं करने का अधिकार है, कभी कहा कि मौलिक तत्वों को नहीं बदल सकते हैं, जिसे हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से न्यायपालिका खुद ही अपने निर्णयों में एकरूप नहीं है। तो जब अपने निर्णयों में एकरूप नहीं है, आज कुछ कहे कल कुछ कहे, तो ये ठीक नहीं है। और इसके बाद भी आलोचना होती है कि ये कांग्रेस का तीसरा सदन बनने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस का तीसरा सदन, ऐसा भी आरोप लगता है, तीसरा सदन बनना, कि न्यायपालिका कांग्रेस के वहां, कांग्रेस की संसद तो अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, और सीनेट। तो ये मानना है कि अब न्यायालय अपने आप को तीसरा सदन बना रहा है, जो ठीक नहीं है। ऐसे भी आरोप न्यायपालिका पे लगते हैं। अगला है कि निर्णय की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया, कि न्यायालय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर देते हैं, अवैध घोषित कर देते हैं। ये कभी कभी बड़ा लगता है कि कैसा काम हो रहा है। आलोचकों का मानना है कि ये बुद्धिमत्ता के विरुद्ध एक प्रक्रिया आती है। तो अब ये जो है बहुत सारी आलोचनाएं आती हैं, बहुत सारी। अब दूसरा हुआ कि न्यायिक सक्रियता, थोड़ी हम इस पर चर्चा करेंगे। न्यायिक सक्रियता फिर हम कभी इत्मीनान से इस पर चर्चा कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, कि अब न्यायालय आगे बढ़ करके जनहित के कामों को देख रहा है और न्यायालय खुद अपने पहल से संज्ञान में ला रहा है। भारतवर्ष में इसको लाने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती साहब को जाता है। पीएन भगवती साहब भारत में न्यायिक सक्रियता की गति को तेज किए भारत में। तो ये पूरी दुनिया में जहां भी न्यायपालिका को महत्वपूर्ण स्थान है, न्यायिक सक्रियता का मतलब ये हो गया कि न्यायपालिका खुद अपने पहल पे
पहल कर रही है कि कौन कौन से चीजें व्यवस्था किया जाए, कैसे नागरिक अधिकारों की रक्षा किया जाए, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, कैसे वन जीवों की रक्षा किया जाए, कैसे देश के संसाधनों को बचाया जाए। मतलब न्यायपालिका बिना अभियोग के, बिना मुकदमे के, बिना जनता की चीजों को मांग किए अपने संज्ञान में ले रही है। और वो आगे बढ़ करके पर्यावरण को लेके, नागरिक अधिकारों को लेके, देश की रक्षा सुरक्षा को लेके, संसाधनों को लेके, बहुत सारी चीजों को लेकर के न्यायपालिका खुद आगे बढ़ करके काम करने का प्रयास कर रही है। और ये बहुत बड़ी चीजें हैं। फिर हम कभी इस पर ध्यान से चर्चा करेंगे। तो न्यायिक सक्रियता में हम देखें तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे काम न्यायपालिका अपनी पहल पे प्रयास कर रही है, सरकार का ध्यान, लोगों का ध्यान, जनता का ध्यान आकृष्ट कर रही है कि इस तरह से काम किया जाए। विशेष रूप से हमारे यहाँ नागरिक सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर के, वन जीवों को लेकर के बहुत सारा काम न्यायपालिका ने मुहिम चलाई है। न्यायपालिका ने सरकार का, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ध्यान आकृष्ट किए हैं, बहुत सारे नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का काम किए हैं। अब हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से थोड़ा संबंध। तो अब हम देखें, जैसी शासन प्रणाली होती है, अगर संसदात्मक शासन प्रणाली है तो संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका न्यायपालिका के सारे कानूनों का निर्माण करने का काम व्यवस्थापिका करती है। जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है उसी के आधार पर न्यायपालिका निर्णय देती है। इतना ही नहीं, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, उनका वेतनमान क्या होगा, उनका कार्यकाल, सब कुछ व्यवस्थापिका तय करती है। बस शर्त इतना ही है कि एक बार किसी न्यायाधीश का कार्यकाल या वेतनमान शुरू होने के बाद उसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं कर सकती है, लेकिन नए रूप में तो परिवर्तन संशोधन कर सकती है। और अब हम बात करें, और उन्हें महाभियोग से हटा भी सकती है। अब हम बात करें कार्यपालिका के साथ संबंधों को लेकर संसदीय शासन में, तो कार्यपालिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है संसदीय शासन में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेके। महाभियोग की प्रक्रिया में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है, चूंकि उनका संसद में, प्रथम सदन में खास करके बहुमत होता है। तो ये सब बहुत सारे काम हैं जो एक दूसरे को से जुड़े हुए हैं। अब हम देखें तो अध्यक्षात्मक शासन में सारी नियुक्तियां जजेज की राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि संसद का समर्थन आवश्यक होता है, जैसे अमेरिका में कांग्रेस का समर्थन आवश्यक होता है। एक महाभियोग से न्यायपालिका के जो जजेस साहब हैं, न्यायाधीश हैं, उनको हटाया जा सकता है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका के बनाए कानूनों को रद्द कर सकती है, कार्यपालिका के बनाए कानूनों को रद्द कर सकती है। तो इस तरह से अगर प्रतिबद्ध न्यायपालिका है तो फिर वहां कुछ पूछना ही नहीं है, फिर तो आपस में सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे चीन उनमें या एकाध वाली राज्यों में होता है। तो इस तरह से न्यायपालिका और व्यवस्थापिका या कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, अमेरिका में हम देखें तो हाँ अध्यक्षात्मक शासन है, कठोर संविधान है, वहां सख्त पृथक्करण सिद्धांत में तीनों शक्तियां अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण है। तीनों का एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण है कि कोई भी मनमानापन न करे। संसदीय शासन में हम देखें तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक हो जाती है, लेकिन यहाँ न्यायपालिका को अलग रखने का प्रयास है हमारी संविधान निर्माताओं द्वारा, जिससे वो निष्पक्ष होकर काम करें, लेकिन कोई भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन न हो, ऐसी संविधान में व्यवस्था होती है। तो मैं समझता हूं कि आज की न्यायपालिका यहीं तक, फिर कभी चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत।